इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो पाठ 5 है, अध्याय 5 है, मानचित्र पठन एवं अंकन, इसके हम आईएमपी क्वेश्चन आंसर जो कल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं वह समझेंगे और उनको हम करेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे सारे आईएमपी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने परीक्षा अध्ययन निकाल लिए क्योंकि परीक्षा अध्ययन से ही आईएमपी क्वेश्चन आंसर करना का ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो पाठ 5 क्या है हमारा, मानचित्र पठन एवं अंकन। जो मानचित्र यानी कि जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, जैसे कि ये मैप है ना, ये मानचित्र है, भारत का मानचित्र। इसका हम पढ़ते कैसे हैं और इसको हम अंकन कैसे करते हैं, इस पाठ में इसी के बारे में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो जब भी आप बहुविकल्पीय प्रश्न करोगे या कोई भी प्रश्न करोगे एग्जाम में, तो आपको ना प्रश्न लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है। सीधे प्रश्न का नंबर डालना है और उत्तर का नंबर डालना है और उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में मौसम विभाग की स्थापना हुई। तो आपको बताना है भारत में मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 1864 में। ठीक है, 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही मौसम विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पे आते हैं हम, है ना। प्रश्न नंबर 2, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो जो मौसम बताने के लिए जो मानचित्र होते हैं, है ना, जो चित्र होते हैं, जो नक्शा होता है, जो मैप होता है, उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका उत्तर है 1875, 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। मौसम विभाग की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी और मानचित्रों का प्रकाशन, मौसम मानचित्रों का प्रकाशन 1875 में हुआ था। ठीक है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जो मौसम के मानचित्र होते हैं, ठीक है, उनका प्रकाशन कहाँ होता है, कौन सी जगह में होता है। तो इसका उत्तर है पुणे में होता है, पुणे। ठीक है, पुणे में होता है, महाराष्ट्र में जो पुणे है वहां पर होता है। चौथा, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है। तो जो भारत है ना, भारत का जो देश है, उसमें मौसम विभाग कितने क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसका उत्तर है 4 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में विभाजित है। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को कब और कहां मान्यता प्रदान की गई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो पूरी दुनिया में जो मौसम संकेत माने जाते हैं, ठीक है, उनको कब और कहां मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो इसका उत्तर है तीसरा, 1935 में बारसा, इटली में। 1935 बारसा, इटली देश जो है, उसकी बारसा शहर में 1935 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा है। पहला, ठीक है, रिक्त स्थानों की जब पूर्ति कीजिए, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो सीधे उत्तर डालना है आपको, उत्तर 1 और ऐसे उत्तर लिख देना। ऊपर डालना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उत्तर 1, ठीक है, ऐसे डाल देना, उत्तर 2 और उत्तर लिख देना है। तो पहला, मौसम मानचित्रों में खालिस्तान का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। ठीक है, मौसम के जो मानचित्र होते हैं, मौसम के जो मैप होते हैं, उनमें किन चीज़ों का मतलब अंकन किया जाता है, चिन्हों के द्वारा अंकन करते हैं हम समझने के लिए। ठीक है, तो किसका अंकन किया जाता है? मौसम के तत्वों का अंकन किया जाता है। दूसरा, मौसम मानचित्र में वायु दाब को खालिस्तान में दर्शाया जाता है। तो जो वायु का जो दाब होता है ना, जो वायु जो होती है उसका जो दबाव होता है, उसको कैसे दर्शाया जाता है? मिलीबार से दर्शाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा खालिस्तान में मान्यता दी गई। तो आपको उस जगह का नाम बताना है जब अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में किस जगह पर मान्यता दी गई। ठीक है, तो कहाँ दी गई? बारसा, इटली में। ये देखो, ये प्रश्न और ये 5 नंबर का जो 5th नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों सेम है ना। ब्यूफोर्ट खालिस्तान की जल सेना से संबंधित थे। ब्यूफोर्ट जो थे किसकी जल सेना से संबंधित थे? ब्रिटिश की जल सेना से संबंधित थे। ठीक है, ब्यूफोर्ट नाम का एक व्यक्ति था, वो किसकी जल सेना से संबंधित था? ब्रिटिश की। ठीक है, वायु वेग मापने का नियोजन सर्वप्रथम खालिस्तान में किया गया था। वायु वेग यानी कि जो वायु की जो गति होती है ना, वायु की जो स्पीड होती है, उसको मापने के लिए या नापने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? सबसे पहले 1805 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो खालिस्तान आपको याद कर लेना है। अब हम सत्य असत्य में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1880 में हुई थी। असत्य है। ठीक है, मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1864 में हुई थी, 1880 में नहीं हुई थी। ठीक है, मेघ की छाया वृत्तियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो जो मेघ होता है ना, मेघ यानी जो बादल होते हैं, उसकी जो छाया होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? वृत्त यानी गोलों से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, मानचित्र में, तो ये उत्तर सही है। ठीक है, अगर इसमें मैं वृत्तों की जगह कुछ और बोलता कि त्रिकोण के द्वारा प्रदर्शित करते तो ये असत्य होता, लेकिन हम मेघ की छाया यानी जो बादल की जो छाया होती है ना, बादल की जो छांव होती है उसको हम गोलों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं मानचित्र में। ठीक है, तीसरा, मौसम मानचित्र में वायु दाब मिलीबार में दर्शाया जाता है, यह भी सत्य है। मौसम का जो मानचित्र होता है तो जो वायु का जो दाब होता है ना, यहाँ पे इतना प्रेशर है, इतना दाब है ना, उसको मिलीबार से दर्शाया जाता है, तो यह भी सत्य है। वायु वेग नापने की इकाई एक नॉट 1.85 ना 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, वायु वेग नापने की जो इकाई होती है एक जो नॉट होता है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, यह भी सत्य है। ठीक है, अब जोड़ी मिलाइए। मंद समीर यानी कि जो मंद यानी धीमी, समीर यानी कि जो वायु हवा होती है, ठीक है, उसका वायु वेग कितना है, 4 से 7 मील होता है। ठीक है, जो धीमी जो समीर होती है, धीमी जो हवा होती है, उसका वायु वेग कितना होता है, 4 से 7 मील होता है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसके सामने इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है, ऐसे मिलाओगे नहीं। दूसरा, सर्वाधिक तीव्र वायु वेग, तो आपको बताना जो सबसे तेज जो वायु होती है उसका वेग, उसकी गति, उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वायु वेग 25 से 31 मील। ठीक है, सीएम काल्म, इसको क्या बोलते हैं, तीसरा का क्या है, घा, काल्म यानी कि शांत होता है। सीएम यानी कि सीएम का मतलब होता है काल्म का मतलब होता है शांत, है ना, जो शांत इंसान होता है उसको बोलते हैं हम क्या, काल्म इंसान है, काम इंसान है ये, है ना। प्रबल समीर, तो इसका क्या आएगा, प्रबल समीर का आएगा गा। ठीक है, और दूसरे का आएगा का। ठीक है, प्रभंजन, सर्वाधिक तीव्र वायु वेग, ये गलत हो गया अपना थोड़ा। ठीक है, चलिए इसको कोई बात नहीं, इसको फिर से हम कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को। मंद समीर का आएगा, ठीक है, वायु वेग 4 से 7 मील, जो धीमी समीर जो होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 से 7 मील होती है। ठीक है, सर्वाधिक तीव्र वायु वेग दूसरे का आएगा। ठीक है, काल्म का मतलब होता है शांत, सीएम, है ना। प्रबल समीर का आएगा वायु वेग, प्रबल यानी कि बहुत तेज जो हवा होती है, ठीक है, उसका वायु वेग कितना होता है, 25 से 31 मील होता है। ठीक है, चौथे का क्या है, गा है। ठीक है, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, चौथे का है गा। ठीक है, पहले का खा। ठीक है, अब एक शब्द या / एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला, भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई, कौन सी सोसाइटी के सुझाव पर हुई, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। हमारा जो भारत है उसका मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। भारतीय मानचित्रों में किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। ठीक है, भारत के जो मानचित्र होते हैं उनमें किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। ठीक है, निम्न व मध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। वायु वेग नापने की इकाई क्या है, वायु वेग यानी कि जो वायु की जो गति होती है उसकी नापने की इकाई क्या है, नॉट। ठीक है, वायु के आकस्मिक प्रचंड झाके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, झंझा कहते हैं। ठीक है, भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं। ठीक है, जहां से हम भूकंप को माप सकते हैं। ठीक है, कितने हैं, 22 है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। खाली एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है अति लघुत्तरीय का। ठीक है, अति लघुत्तरीय में खाली एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2, नॉट क्या है, नॉट क्या है, वायु वेग नापने की जो इकाई है। ठीक है, उसको हम नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट वायु वेग नापने की इकाई है। एक नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो वायु वेग है, ठीक है, 1 नॉट है, वायु की जो गति है वो 1 नॉट है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, 1.85 किलोमीटर के बराबर की स्पीड से वायु का वेग है ना, वायु वेग है। ठीक है, इसका अर्थ है कि वायु की गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1 नॉट बराबर 1 समुद्री मील के बराबर होता है। 1 नॉट 1 समुद्री मील के बराबर होता है। ठीक है, और 1 नॉट का मतलब यह है कि वायु की जो गति है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख वर्षा के संकेत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संकेत यानी कि जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसको हमको स्पष्ट करना है वर्षा के। ठीक है, तो प्रमुख वर्षा के संकेत हैं। ठीक है, 3 तरह की वर्षा होती है। पहला वर्षा जो होती है ना, पानी जो गिरता है, तो उसको हम ये बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बिंदु से ऐसे एक बिंदु हम बना देंगे, देखो ऐसा। ठीक है, तो इस वर्षा, फुहर का ये जो फुहर वाली वर्षा होती है। ठीक है, दूरस्थ रजत प्रदीप्ति, ठीक है, इसका है
ऐसा ऐसा, ठीक है, नीचे की तरफ वाला एरो बना देंगे दूरस्थ रजत प्रदीप्ति का, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कॉपी पे, कॉपी कहाँ है प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, निम्नलिखित मौसम दिशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए, ठीक है। यानी कि आपको कुछ मौसम की दशा दी रहेगी, जैसे कि कोहरा दिया है, ओला दिया है, ठीक है, संपूर्ण मेघाच्छादन दिया है, हिम दिया है। तो आपको इन सब के सिंबल बताना है ना, इनके जो संकेत दिए जाते हैं मैप में बनाए जाते हैं वो हमको बताना है। तो सबसे पहला क्या दिया है, कोहरा, ठीक है। तो कोहरा का संकेत क्या होता है, सबसे पहला क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे हम रख लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बुक। तो सबसे पहले क्या दिया है, कोहरा दिया है, ठीक है, कोहरा सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न में, कोहरा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे आसान पार्ट है, ठीक है। तो कोहरा आपको लिखना है नीचे और सीधे एक ऐसे ये 3 डंडी बना देनी है, 1 2 3, 3 पेन से मैं बना के बताती हूँ, है ना। ये 3 डंडी का मतलब क्या होता है, 1 2 और ये 3 डंडी, ठीक है, 3 बराबर डंडी का मतलब क्या होता है, कोहरा, ठीक है। अगर आपको बताया प्रश्न आया कि आपको कोहरा का संकेत बना के बताना है तो आपको 3 डंडी बना देना है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, ओला, ठीक है, ओला, ओला, ओला का संकेत क्या होता है, ये त्रिकोण जो होता है, ठीक है, त्रिकोण बना दिया आपने, तो ये क्या हो गया, ओला का संकेत हो गया, ठीक है। अब संपूर्ण मेघाच्छादन यानी कि पूरी तरीके से जो बादल है वो छट गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ठीक है, इसका होता है गोले का जो 1/3 हिस्सा होता है वो होता है, ठीक है। आप गोला बनाओगे, उसका 1/3 हिस्सा को आप काला कर दोगे, ठीक है, आपके पास जो भी पेन होगा उससे आप भर दोगे। तो ये क्या है, संपूर्ण मेघाच्छादन, इसको, ठीक है, संपूर्ण मेघाच्छादन, ठीक है, इसको हम 8.8 भी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से बादल छट गए हैं। अब देखो अब क्या पूछा है, हिम के लिए क्या करते हैं हम, ये बनाते हैं, ठीक है। हिम के लिए सबसे पहले हम एक्स बनाएंगे और बीच में से एक डंडी खींच देंगे, इसका मतलब ये किसका संकेत है, हिम का, ठीक है, हिम का। अब वर्षा का देखो हमने यहाँ पे भी किया था, वर्षा का ये है, मतलब काला डॉट बना देते हैं हम, काला एकदम काले गोले को बना देते हैं, ठीक है, वर्षा गोला जो कि पूरी तरीके से भरा रहता है, आपके पास जो भी पेन होगा उसको आप गोले को गोला बनाएंगे, उसको पूरी तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वर्षा का, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अब दूसरा क्या दिया, इसके बाद वाला क्या दिया है, धुंध का क्या होता है, जो, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है ना, ये क्या होता है, धुंध, ठीक है। कुहासा का क्या होता है, दो डंडी, ठीक है, 2 बराबर जो लाइन होती है वो क्या होती है, कुहासा, ठीक है। और जो कोहरा होता है, देखो कोहरा में 3 लाइन होती है बराबर, ठीक है, 3 बराबर लाइन होती है, 3 समांतर रेखाएं होती है। और जो कोहरा में जो होता है, कुहुसा जो होता है, उसमें 2 समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। अब फिर क्या दिया है, आखिरी तड़ित झंझा क्या होता है, ठीक है, तड़ित झंझा में ये, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, इसको फिर से हम बनाते हैं, ये ऐसा, नीचे की एरो ली गए, ये क्या है, तड़ित झंझा, ठीक है। तो आपको ये सिंबल, ये जो संकेत है, इनको आपको याद कर लेना, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। कोहरा में क्या होती है, 3 समांतर रेखाएं होती है, ओला में त्रिकोण होता है, ठीक है, संपूर्ण मेघाच्छादन में एक वृत्त का जो 1/3 हिस्सा रहता है, ठीक है, वो होता है। हिम में एक्स बनाते हैं हम और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। वर्षा में इसको पूरा हम काला कर देते हैं ना, गोला बना के छोटा सा। धुंध में आड़ा 8 बनाते हैं हम, है ना, इन्फिनिटी का जो सिंबल रहता है, ठीक है, अनंत का जो चिन्ह है, ठीक है। कुहुसा में क्या होता है, 2 समांतर रेखाएं रहती है। और तड़ित झंझा में ये ले गए हमने ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती है, ठीक है। तो जो मौसम मानचित्र, जब भी हमको मौसम मानचित्र बनाना रहता है, ठीक है, इस जगह का मौसम ऐसा है तो ये सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, ये संकेत हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती है, ठीक है। अथवा मौसम मानचित्र की 5 विशेषताएं लिखिए, ठीक है।
तो सबसे पहले मौसम मानचित्र को निम्न विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न तो कभी आया नहीं है, तो मौसम मानचित्र की 5 विशेषताएं लिखी, ये आया है 2012 में। ठीक है, उत्तर मौसम मानचित्र को निम्न विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो 5 विशेषता लिखने के लिए आया। पहला, मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों तथा जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, मौसम सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाती है? जो वेधशालाएं रहती है, ठीक है, वेधशाला, ठीक है, वायुयान के जो पायलट रहते हैं, जो गुब्बारे आपने देखे होंगे, गुब्बारे में लोग मतलब जो बहुत बड़ा सा गुब्बारा रहता है उसमें बैठने का रहता है, ठीक है, उसको हवा में छोड़ते हैं। और जो जलयान जो रहते हैं, ठीक है, जलयान, जल से भी मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जल में जो चलने वाले जो यान रहते हैं, ठीक है, से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जल से देखा जाता है कि आज पानी का तापमान कितना है, मतलब पायलटों से पूछा जाता है, वायुयान के जो पायलट रहते हैं कि आज मतलब वर्षा के बादल दिख रहे थे यानी, इन सब से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, दूसरा, वेधशालाओं में निम्न मौसमी तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो जो वेधशाला होती है ना, उनमें से कुछ ये जो मौसम के तत्व हैं इनकी सूचना इकट्ठी की जाती है। तापमान क्या है, वर्षा कैसी हो रही है, वायु की गति क्या है, किस गति से वायु, ठीक है, वायु की यात्रा की जा रही है, एवं दिशा अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अवधि, आज सूर्य कितने देर तक निकला था, समुद्र की दशा, वर्तमान एवं पूर्व मौसम, ठीक है, अभी का आज का मौसम और जो पहले का मौसम। ठीक है, तीसरा, मौसम मानचित्र में मौसम के तत्वों का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। जो मौसम का मानचित्र रहता है, ठीक है, अब उसमें ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे वर्षा थी, यहाँ पे तापमान ज़्यादा था, तो इन सबको दर्शाने के लिए वो क्या करते हैं, मौसम के तत्व चिन्हों के द्वारा अंकन कर देते हैं। ठीक है, अगर उनको कहीं पे वर्षा दर्शाना रहेगा तो वो एक गोला, ऐसा गोला बना देंगे। अगर उन्हें कहीं पे दर्शाना रहेगा कि यहाँ पे ओला गिर रहा है तो उस जगह पे वो ये त्रिकोण बना देंगे। ठीक है, चौथा, मौसम मानचित्र में सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है कि मतलब जैसे कि वायु है तो उसमें हम लिख देंगे कि इतनी गति से वायु का मतलब इतनी वायु की आज गति इतनी है। ठीक है, इस तरीके की कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है, मतलब जिनका कुछ अलग ही मतलब होता है। ठीक है, पांचवा, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं तत्वों का निरीक्षण एवं अभिलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8:30 व सायंकाल 5:30 बजे होता है। तो मौसम मानचित्र करने के लिए और जो मौसमी दशाएं होती है, ठीक है, और जो तत्व होते हैं उनका निरीक्षण करने के लिए और उनका अभिलेखन करने के लिए वेधशालाओं में 8:30 बजे सुबह और शाम को 5:30 बजे, ठीक है, इन सब का अभिलेखन होता है। ठीक है, तो ये 5 हमने उसके याद कर ली, विशेषता याद कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निम्न वायु मापन संकेतों को स्पष्ट करते हुए उनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कुछ वायु मापने के संकेत के नाम दिए हैं। ठीक है, उनका हमको सिंबल बनाना है यानी उनको संकेत बनाना है और उनके प्रभाव मतलब उनका मतलब क्या होता है वो हमको बताना है। तो सबसे पहला दिया शांत या शांत वायु। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी ब्यूफोर्ड संख्या लिख लोगे। ठीक है, एक साइड आपको ब्यूफोर्ड संख्या का कॉलम बनाना है, एक साइड आपको वायु का नाम लिखना है, जो प्रश्न में दी है उन वायु का नाम लिखना है, उनके संकेत क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे दर्शाते हैं वो संकेत लिखना है, उनका वेग कितना है वो लिखना है एक कॉलम में और उस वायु का प्रभाव लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्यूफोर्ड संख्या में वायु का नाम क्या है, शांत। ठीक है, ब्यूफोर्ड संख्या यानी कि सीरियल नंबर है ना, तो वायु का नाम क्या है, ठीक है, मतलब सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो वायु का नाम क्या है, शांत, इसकी ब्यूफोर्ड संख्या कितना है, 0। शांत यानी कि वायु बिल्कुल शांत है। इसका संकेत क्या होगा, गोला बनाएंगे हम और उसके अंदर एक बिंदु रख देंगे। ठीक है, इसका वेग कितना होता है, 0 से 1। ठीक है, 1 मील होता है। शांत वायु यानी बहुत धीरे में चलेगी तो 0 से 1 मील में, है ना। इसका प्रभाव क्या होता है, धुआं सीधे ऊपर उठता है। तो जो धुआं होता है इस वायु में वो सीधे ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। फिर हम आएंगे ललित वायु, इसकी ब्यूफोर्ड संख्या कितनी है, 1। शांत वायु, ठीक है, ललित वायु यानी कि जो हल्की हल्की हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ललित वायु। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एरो बनाते हैं और उसके ऊपर एक ऐसा डंडा कर देते हैं। इसका वेग कितनी होती है यानी इसकी स्पीड कितनी होती है, 1 से 3 मील होती है। ठीक है, धुएं के झुकाव से वायु का पता लगता है, बात सूचक यंत्र से नहीं। ठीक है, तो जो धुआं होता है, ठीक है, अगर वो उसमें झुकाव होता है तो वायु का पता चलता है।
तो जो बात सूचक अंक यानी जो वायु को मापने वाला जो यंत्र होता है उससे नहीं पता चलता। ठीक है। मंद समीर, इसका ब्यूफोर्ड संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे और जो एरो के जो अंत रहेगा, ठीक है, एरो का जो पीछे वाला जो हिस्सा रहेगा, ठीक है, एरो की जो पूंछ रहेगी उसमें हम एक ऐसी डंडी खींच देंगे। देखो ललित वायु में हम थोड़ा दूर खींचेंगे और इसमें हम एकदम पास में खींचेंगे। ये 4 से 7 मील, ठीक है, इसका वेग रहता है। इसका शरीर पर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है। ठीक है, ठंड लगने लगती है, पत्तियां लड़खड़ाती है, बात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है। ठीक है। धीर समीर, तीसरा है धीर समीर, ये इसकी ब्यूफोर्ड संख्या है 3। ठीक है, इसके लिए हम एक एरो बनाएंगे। ठीक है, फिर एक छोटी डंडी बनाएंगे, एक बड़ी डंडी बनाएंगे। ये 8 से 12 मील, ठीक है, का बैग है इसका। टहनियाँ एवं पत्तियां सदा हिलती है जब ये, ठीक है, जब धीर समीर जब चलती है तो टहनियाँ तक हिलने लगती है। ठीक है, और छोटी शाखाएं जो होती है पेड़ की वह भी हिलने लगती है। ठीक है। सबल समीर, इसकी ब्यूफोर्ड संख्या कितनी है? 5। ठीक है, इसमें हम 3 डंडी बनाएंगे, एक छोटी डंडी और 2 बड़ी डंडी। 19 से 24 मील, इसका बैग कितना होता है? 19 से 24 मील होते हैं। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वह हिलने लगते हैं, अतः स्थलीय जल में तरंगे उठ जाती है। और जो जल जो होता है, ठीक है, उसमें भी तरंगे उठ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन पत्थर मारते हैं या हवा चलती है तो जल में तरंगे उठने लगती हैं। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हिलती हैं। ठीक है। प्रबल समीर, प्रबल यानी कि मतलब थोड़ी शक्तिशाली, है ना। इसकी ब्यूफोर्ड संख्या 6। इसमें हम 3 एरो बनाएंगे। इसका जो वेग होगा वो कितना होगा? 25 से 31 मील होगा। इसका प्रभाव क्या होगा? टेलीफोन के तारों में आवाज़ मालूम होती है। तो जो टेलीफोन के जो तार होते हैं, हवा इतनी तेज होती है कि उसके तारों में तक आवाज़ आने लगती है। छाता लगाने में कठिनाई होती है, और जो हमारा छाता होता है उसको लगाने में भी कठिनाई होती है क्योंकि छाता उड़ने लगता है। ठीक है, तो देखो इसका वितरण कैसे किया गया है। सबसे पहले जो सबसे शांत थी, है ना, फिर ललित, मतलब धीरे धीरे जो स्ट्रॉन्ग जो वायु है ना, जो तेज वायु है उसकी तरफ हम गए। पहले शांत वायु थी, ठीक है, शांत वायु, उसकी ब्यूफोर्ड संख्या 0, उसका संकेत ऐसा। ठीक है, वो मतलब 0 से 1 मील। फिर धीरे धीरे इनकी जो स्पीड है, इनका बैग भी बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे वायु का जैसे जैसे प्रभावशाली वायु होती गई वैसे वैसे उनका वेग भी बढ़ता गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, निम्नांकित को दर्शाइए। ये कुछ जगह दी गई हैं, इनको हमको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको जो एग्जाम है ना उसमें मैप मिलेगा, नक्शा मिलेगा, तो आपको उसमें भरना रहेगा। ठीक है, उसमें आपको गंदगी नहीं करनी रहेगी। और कभी भी अगर आप नक्शा भरोगे, ठीक है, मानचित्र में कोई भी चीज़ भरोगे तो हमेशा पेंसिल से भरना। ठीक है, ताकि आप उसको मिटा सको अगर कुछ गंदगी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया है काजीरंगा उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है? इधर साइड देखिए, नक्शे के इधर साइड है, यहाँ पर काजीरंगा उद्यान है। ठीक है, ये हमारा मैप है, मैंने भी एक मैप बनाया है, उसमें हम भर लेते हैं। काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे गोला बनाओगे, ठीक है, ये पेंसिल है, ठीक है, इसको ऐसे इसकी तरफ एरो बनाओगे कि ये जो है काजीरंगा उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा उद्यान। ठीक है, अब दूसरा है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ है? यहाँ पर है, गुजरात के पास है। ठीक है, भारत से ये जो कर्क रेखा जाती है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात जो है इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण। ठीक है, एग्जाम में भी आपको एकदम साफ सफाई से लिख कर आना है, पेंसिल से लिख कर आना है। ठीक है, अब पूछा गया है कर्क रेखा, आपको भारत में कर्क रेखा को दर्शाना है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखो ये गुजरात, ठीक है, ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके ये यहाँ से सीधे सीधे होते हुए जाती है भारत के, ठीक है, यहाँ से सीधे 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 होके जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा, है ना, ये जो गुजरात वाला, ये जो टर्न आता है ना भारत के नक्शे में, तो इसके थोड़े हल्के से ऊपर से डैश 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 करके आपको ये जो इधर वाला हिस्सा रहेगा इसको भी टच करते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे कर्क रेखा। ठीक है, आपको पेंसिल से लिखना है एग्जाम में, परीक्षा में। ठीक है, अब पूछा गया है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। पूछा गया हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।
ये महाराष्ट्र के पास से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास तक। तो आप देखो यहाँ से लेके मैप में आप ऐसे बनाओगे, यहाँ से एक डॉट बनाओगे और ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हजीरा है, ठीक है, यहाँ पे है जगदीशपुर, और ये जो पाइपलाइन गई है इसको हम क्या बोलते हैं, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है। आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन, ठीक है, आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन। आनंद अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी कि मतलब पक्का समझ जाओ कि गुजरात में, ठीक है। अगर आपको ऐसे एकदम एग्जैक्ट जगह ना पता हो तो आप गुजरात में लिख कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कर्क रेखा में गुजरात वाले हिस्से में, ये गुजरात वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ कर्क रेखा में गुजरात वाले हिस्से में एक जगह है, उसको हम बोलते हैं आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये लोकेशन याद कर लेनी है, ठीक है। ये जो स्थितियां दी गई है भारत के नक्शे पे, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा गया था, काजीरंगा पार्क काजीरंगा उद्यान पूछा गया था, ठीक है। तो भारत का ये जो हिस्सा है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये काजीरंगा पार्क है, ठीक है। अब पूछा गया कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ पे है, कच्छ का रण ये जो गुजरात वाली जगह है, ठीक है, ये जो गुजरात वाली जगह है, यहाँ पर ये जो जगह यहाँ पे कच्छ का रण है। फिर कर्क रेखा पूछा गया, तो ये गुजरात से, ठीक है, इधर साइड से ऐसे ऐसे करके करते इधर वाले हिस्से को भी काटना चाहिए भारत के, ठीक है। तो सीधी सीधी आप लाइन बना दोगे। अब हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पूछा गया, हजीरा यहाँ पर है और जगदीशपुर यहाँ पर है, ठीक है। ये हल्का सा एस जैसा बनता है, ठीक है। आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन, अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में, गुजरात का कौन सा, ये कर्क रेखा वाली जगह में आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न नंबर 5 में जो नक्शा है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला से पूछा गया है चाय उत्पादक क्षेत्र बताना है आपको, ठीक है, चाय उत्पादक क्षेत्र, और दूसरा बताना आपको रबर उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय कहाँ होती है भारत में, असम में, असम यहाँ पर है, तो आपको टी बना देना है ना, या फिर आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है जैसे कि ये मैप है ना। तो चाय यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा इस हिस्से में, भारत के देखो इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर होती है। तो आपको यहाँ पे टी या फिर यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, ऐसा एरो बना के कि चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, है ना, मैप में आपको ऐसे लिख देना है। अब दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, रबड़ उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, रबड़ उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैप में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, किस संकेत से, आर के संकेत से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है। तो इस जगह में ये जो जगह है यहाँ पर होती है, ठीक है, और टी यहाँ पर भी होती है, टी चाय यहाँ पर भी होती है, इस क्षेत्र में भी होती है, ठीक है। यहाँ पर टी यहाँ पर चाय होती है, तो आपको ऐसे टी, आपको क्या करना है नक्शे पे, टी का मतलब क्या है, आपको ऐसे साइड में लिख देना है, चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है नक्शे में। तो फिर आप टी बना सकते हो, जहाँ जहाँ चाय होती है टी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ चाय होती है। फिर आपको लिख देना है रबड़ उत्पादक क्षेत्र, तो उसके लिए आपको नक्शे में से लिखना है रबड़ उत्पादक क्षेत्र। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, कॉपी चेक करने वाले को समझ में आए कि आप रबड़ को आर से दर्शा रहे हो और चाय को टी से। तो आप जहाँ जहाँ टी बनाओगे, मतलब उसका मतलब क्या होगा कि आपने चाय उत्पादक क्षेत्र बनाया है, ठीक है, को दर्शाया। आर बनाओगे मतलब उसका मतलब क्या होगा कि आपने रबड़ उत्पादक क्षेत्र को दर्शाया है। तो आपको आपके नक्शे में क्या करना है, यहाँ, ठीक है, इस क्षेत्र में आर बना देने, तो ये रबड़ उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 6, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये जो कुछ क्षेत्र है, इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र पहले आपको ये संकेत बनाने पड़ेंगे आपके मानचित्र में, ठीक है, कि इसका मतलब आप कोयले को दर्शा रहे हो। तो जम्मू और कश्मीर में आपको एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना देना है ना, ये जो सिंबल है ये बना देना है, ठीक है, ये जो संकेत है ये बनाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको कोयले को दर्शाना है वहाँ आपको ये संकेत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, ठीक है, मध्य प्रदेश के इन जगहों पे, ठीक है, इन जगहों पे, ठीक है, बिहार की इन जगहों पे, पश्चिम बंगाल में,
ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोयला होता है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह, है ना। तो आप ये बना सकते हो। खनिज तेल, खनिज तेल आपको अगर खनिज तेल दर्शाना है तो जो तेल वाली जो जगह होती है वो क्या होती है, समुद्र के आसपास होती है, ये आपको याद रखना है। इसने देखो खनिज तेल को कैसे दर्शाया, इस संकेत से दर्शाया है, ठीक है। तो जो तेल वाली जगह होगी, जो खनिज के जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, प्रमुख खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र, तो वो समुद्र के आसपास वाली जगहों में होंगे, ठीक है। तो गुजरात में देखो, गुजरात में, ठीक है, ये भी समुद्र खनिज तेल वाली जगह है, अरब सागर में है, ठीक है। फिर इधर साइड है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। यूरेनियम उत्पादक, यूरेनियम को उसने कैसे संकेत, किससे दर्शाया, किस संकेत से, स्टार के संकेत से दर्शाया। तो आप मैप में ये संकेत बनाओगे और उसके सामने लिख दोगे यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम बहुत कम जगहों पे पाया जाता है, सिर्फ एक जगह पर है भारत में, ठीक है। कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान में आप स्टार बना दोगे अगर आपको पूछेगा यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र बताने के लिए, ठीक है। फिर राजस्थान में यूरेनियम, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे इसने सिंबल बनाया, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पर है, इधर साइड है, ये जो द्वीप है ना, भारत के इधर साइड, अरब सागर के नीचे जो द्वीप है ना, तो वो क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लक्षद्वीप लिख देना है ऐसे एरो बनाकर, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तारापुर अणु विद्युत ग्रह, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है उसको इसने, ये देखो, ये इस संकेत से दर्शाया है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको ये संकेत बना देना है। तो कहाँ है, सिर्फ काकरपारा में है, ठीक है, यहाँ पर उसने ये सिंबल बनाया है, संकेत बनाया है, और कर्नाटका के केगा में है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बना दिया। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो देखो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो भारत के इस साइड है, और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो इधर साइड है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है, ये भारत है, इधर साइड का जो भारत के राज्य है, यहाँ पे जो बीच में जो जगह है वो बांग्लादेश है, ठीक है। नेपाल, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है, ये देखो, ये मैप में ये जो जगह है, ठीक है, ये क्या है, नेपाल है, ठीक है। और ये जो जगह ये क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। इधर साइड जो द्वीप है, ठीक है, ये क्या है, अंडमान निकोबार है, और इधर साइड जो द्वीप है, ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है। कश्मीर कहाँ है, कश्मीर सबको पता है, ये जो हिस्सा है ये कश्मीर है, ये सीधे आप इस हिस्से में जाओगे और यहाँ पे ऐसा एरो लगाओगे, लिख दोगे कश्मीर, ठीक है। तो ये आपके इस पाठ नंबर 5 जो है आपकी सामाजिक विज्ञान की अध्याय 5 है, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए। ये अध्याय बहुत आसान है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर इस अध्याय में कुछ भी आता है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही।